Good morning to all of you present in this morning session. Now we are going to discuss next topic, expenditure on installation of machinery and on the erection of a building. कि हमारा ये टॉपिक जो है वो पेज जो आपका 9.34 के ऊपर है आपके जो जनरल एंट्री के चैप्टर में। तो आपका इसमें वगैरह कि एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। तो इसका क्या कहना चाह रहा है ये कि मान लो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक गाड़ी लेके आए, आप एक मारुति कार लेके आए हैं और गाड़ी जो है वो आई थी 2 लाख रुपए की और उसमें आपने एक एसी और इंस्टॉल करवा लिया 20,000 का। अगर आपके पड़ोसी पूछें कि गाड़ी कितने की पड़ी तो आप क्या बताओगे उनको? आप ये तो कहोगे नहीं कि 2 लाख की गाड़ी और 20 लाख का एसी, ना 20,000 का एसी, ऐसा तो कहोगे नहीं। आप तो ये कहोगे ये 2 लाख है, 20,000 की गाड़ी पड़ी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव एडेड द कॉस्ट ऑफ एसी आल्सो इन द व्हीकल कॉस्ट। आपने व्हीकल की कॉस्ट में आपकी एसी कॉस्ट इंक्लूड कर दी। वाई? बिकॉज योर कार इज आल्सो एसेट and your AC is also asset. It means the AC has increased the value of your asset. The AC has increased the value of the asset. It means any expense that increase the value of the asset or efficiency of the asset that are called as capital expenditure, and that is included in the particular asset. For example, if you purchased a computer or laptop and then you get install some other software, and due to this software the efficiency of your computer increases, it means this is become an asset of you people. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्यूटर है वो तो आपकी एसेट थी ही, उसके साथ में जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए जब परचेज करके उसने उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी। तो एफिशिएंसी बढ़ा दी तो दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने जो है पहले के जब वेकेब्स के अंदर मैंने कहा था ना कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेशन जो मैंने किया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेज द वैल्यू और एफिशिएंसी ऑफ द एसेट, दैट इज कॉल्ड एज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को ये बता रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे बाद में आए वो कहेंगे कि सर ये तो आपने बता दिया कि दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब एक्सपेंडिचर की और भी टाइप होती होंगी। हाँ, यस, देयर आर डिफरेंट टाइप, देयर आर 2 टाइप ऑफ द एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Revenue expenditures are those expenditures which are done regularly to run the business smoothly. That is called a revenue expenditure. And capital expenditures are those expenditures which increases the value or efficiency of the asset. That is called as a capital expenditure. Revenue expenditure is written separately, and the capital expenditure are included in the asset. तो वो capital expenditure उसमें asset में मिला दिया जाता है। जिस प्रकार से आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 16 है ये बोलता है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम नीतीश कैश ₹50,000 एंड आल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज। कि आपने गुड्स खरीदी थी नीलेश से, ठीक है, और वो खरीदी 50,000 कैश में और 1,000 जो उनके कैरेज पे आपने दिया। तो आपने टोटल मिला करके गुड्स जो खरीदी 50 की वो सिर्फ 1,000 का कैरेज था। अब गुड्स आर नॉट आवर एसेट, हम गुड्स को एसेट नहीं मानते हैं। गुड्स क्योंकि आप जो एसेट तो ये रोज रोज खरीदते हैं बेचते हैं, तो एसेट जो है दैट आर परचेज्ड वंस एंड दैट आर नॉट सोल्ड, दैट आर रिमेन्स विद द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड विच गिव द बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड, दैट आर कॉल्ड एज एन एसेट। अब यहाँ पर हम देखें तो नीलेश से हमने माल खरीदा था कैश में, नीलेश से माल खरीदा तो हमारे पास माल आ गया, यानी परचेज हो गई। परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो आप एंट्री करेंगे परचेजिज अकाउंट डेबिट। आपने परचेज किया 50,000, ठीक है जी। फिर हमने कैरेज पे किया, कैरेज तो भैया हमारे रोज़ पे करते रहते हैं, माल लाते हैं ले जाते हैं तो हम किराया भाड़ा देते रहते हैं। तो इसका ये हुआ कि इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस होता है जो कभी कभार होता है, हर रोज़ नहीं होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
दैट टेक प्लेस एवरी डे, वो तो आपका हर रोज होता ही रहता है। तो आपने क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, वो आपके यहाँ से 1000 है। अब आपका कैरेज होता है किराया, ठीक है, रिक्शा का, ऑटो का, इसका जो अब माल लाने के लिए जाने के लिए करते हैं, तो इसको हम कैरेज भी बोल देते हैं, फ्रेट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो एंट्री हो गई वो हो गई परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 1000 और टू कैश अकाउंट हमने कैश पे कर दिया, तो टोटल हो गया 51,000, ठीक है। तो हमारी एंट्री हो गई जी कैश परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये आपका यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी एग्जाम्पल ये नहीं है। ये देख लो यहाँ पर कैरेज जो है वो रोज़ रोज़ होने वाला है कि आपके कैरेज तो चलते रहते हैं, तो यहाँ पर अलग से हमने इसकी एंट्री की है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पेड टू सीता 9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 10,000, कि हमने जो सीता को जो है 10,000 देने थे और उसके बदले में हमने उसको दिए हैं 9,650, यानी हमने उसको कम पे किए। हमने पैसा दिया तो लिया सीता ने, यानी कैश तो चला गया, कैश तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट वोट गोज आउट। हमने पैसा दिया तो लिया किसने, सीता ने, तो डेबिट द रिसीवर। तो आपकी एंट्री हो जाएगी सीता अकाउंट डेबिट, सीता डेबिट, अकाउंट वर्ड नहीं लिखें क्योंकि ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। सीता डेबिट, सीता को हमने हिसाब कितने से करना था, 10,000 से। टू कैश, हमने उसको कैश पे कर दिया, टू कैश अकाउंट 9,650 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमें डिस्काउंट मिल गया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 350, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री जनरल एंट्री बन गई। तो आपने कर दिया सीता अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश, कैश चला गया तो कैश तो क्रेडिट हो गया, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कि ये हमारी इनकम है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो आपकी एंट्री हो गई सीता डेबिट टू कैश अकाउंट 9,650 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 350, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, परचेज मशीनरी गिविंग चेक 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेज ऑन इंस्टॉलेशन। इस बात को ध्यान से सुनना, हमने एक मशीन खरीदी थी चेक दे करके 3 लाख की एंड 25,000 पेड कैश एज वेजेज, और 25,000 रुपये हमने वेजेज पे किए। हमने मशीन खरीदी 3 लाख की, मान लो मशीन हमने बॉम्बे से खरीदी थी, वी हैव परचेज दिस मशीन फ्रॉम बॉम्बे एंड द फ्रेट फ्रॉम बॉम्बे टू हिसार इज 25,000। वी हैव पेड द पेमेंट ऑफ कैश ऑफ मशीनरी इन चेक, हमने मशीनरी को चेक दे दिया, और जो ट्रक वाला लेके आया उसने कहा हमारे कैश दे दो, हमने उसको 25,000 रुपये कैश दे दिया। तो अब देखो टोटल मशीन की कीमत क्या पड़ी, टोटल मशीन की कीमत हो गई 3,25,000। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब हमें मशीन के ऊपर किराया बार बार नहीं देंगे, क्योंकि एक मशीन आ गई या एक मशीन आ गई, हमने उसको लगा इंस्टॉल किया, तो मशीनरी एक ही बार आएगी, एक ही बार इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पर हमने जो मशीन जो लेके आए थे, और लेके आने के बाद में हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे किए थे। तो इंस्टॉलेशन यानी मशीन को लगाने के, यानी ईंट पत्थर सीमेंट ला करके हमने उसके अंदर इंस्टॉल की थी। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी कितने डेबिट हो गई, 3,25,000, 3,25,000 रुपये मशीनरी हो गई, क्योंकि 3 लाख वाज द कॉस्ट एंड 25 इज द इरेक्शन चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है। ये कैसे कैसे पे किए, चेक से पे किए, तो टू बैंक, यानी बैंक चला गया, टू बैंक, बैंक से तो हमने पेमेंट कर दी 3 लाख की, ठीक है। और टू कैश, हमने जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है उसके हमने कर दी 25,000, ठीक है। अब नीचे नरेशन दे दो कि मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। अब ये दोनों, ये जो था ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल था, एक्सपेंडिचर तो ये भी था, यहाँ पर भी आपका इंस्टॉलेशन था पर मशीनरी में जुड़ गया, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। इट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। क्योंकि यहाँ पर मशीनरी हम बार बार नहीं खरीदते, अगर खरीदेंगे तो वो मशीन नहीं खरीदेंगे बार बार, यानी और जरूरत थोड़ी तो और मशीनें ले आएंगे, हम लेकर के आगे बेचते रहते हैं, लेके आगे बेचते रहते हैं, तो वो माल हो जाता है। माल जो खरीदते हैं तो उसके ऊपर कैरेज
की एंट्री अलग से होती है। पर ये मशीन तो हमारे कंपनी के अंदर चलती रहेगी, फैक्ट्री में चलती रहेगी कई सालों तक, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट कहता है कि आपका ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 10 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। हमने 15 लाख रुपए की तो ब्रिक्स खरीदी है, ब्रिक्स का मतलब ईंटें, हमने 15 लाख रुपए की तो ईंटें खरीदी हैं, और 10 लाख रुपए का हमने टिम्बर, टिम्बर का मतलब इमारती लकड़ी, वो हमने खरीदी है। इट मीन्स अब क्या हुआ कि आपकी लकड़ी और ईंटों से क्या होगा, बिल्डिंग बनेगी। तो हम यहाँ पर जो है दोनों के अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे कि आपका जो है ब्रिक्स अकाउंट डेबिट, टिम्बर अकाउंट डेबिट, ऐसा नहीं, क्योंकि ने क्लियर बोला फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यानी एसेट हो गई, एसेट हो तो आप एंट्री करोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग कितने की 15 एंड 10 25 लाख, 25 लाख की बिल्डिंग हो गई। और 2, आइए मैडम, 2 हमने क्या मैं चेक से पेमेंट कर दी, तो 2 चेक, एक मिनट बेटा, ठीक है 12:30। तो आपके जो है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और 2 बैंक हमने चेक दे दिया, तो ये आपके पास में जाएगा 25 लाख, ठीक है। तो आपके पास में नीचे आप एंट्री, जनरल एंट्री दे दोगे, परचेज्ड ब्रिक्स एंड टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमने चीज़ें खरीदी थी, तो हमने जो क्या किया कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25 लाख, ये हमारी दोनों चीज़ें क्लब कर दी गई हैं, ब्रिक्स और टिम्बर दोनों क्लब कर दी गई, दोनों जोड़ दिया गया, बिकॉज बोथ आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और 2 बैंक हमने चेक दिया था, तो ये आपके पास में होगा जी 2 बैंक, ठीक है। हाँ जी, अगला करें कि परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन स्कैरेज एंड 20,000 ऑन इमीडिएट रिपेयर, ठीक है। और एंटायर पेमेंट वाज इज मेड बाय चेक। हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, 5,000 रुपये कैरेज के और 20,000 रुपये इंस्टॉलेशन के लगाए। हमने मशीनरी खरीदी है, उस पर कैरेज भी दिया, सेकेंड हैंड मशीनरी थी, और उसकी हमने रिपेयर भी करवाई या जो इंस्टॉलेशन करवाई। तो कुल मिला के मशीन जो है उसकी कॉस्ट हमारे को पड़ गई 1,25,000। तो आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख की तो मशीन थी, 5,000 का किराया था, और 20,000 की रिपेयर या जो भी थी, तो टोटल आपकी पड़ गई 1,25,000। और हमने पेमेंट जो है चेक से की है, तो बाय 2 बैंक, और ये हो जाएगी 1,25,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम मशीन परचेज की, तो मशीन एसेट, एसेट हमेशा डेबिट होती है, या हम कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, की मशीनरी जो रियल अकाउंट, तो आप कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये भी आपकी हो सकती है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपके पास में होगी। हाँ जी, और नेक्स्ट है कि पेड 2,400 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की रिपेयर हमने करवाई, और उसके लिए हमारा खर्चा हुआ वो 2,500। अब भैया रिपेयर तो चलती रहती है, रिपेयर जो है ऑफिस फर्नीचर ठीक करवाया, मशीन ठीक करवाई, गाड़ी ठीक करवाई, रिपेयर इज ए रिकरिंग नेचर एक्सपेंस, रिकरिंग नेचर है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर आपने 2,500 का जो है वो करवाया था, रिपेयर करवाया था, तो उसके लिए खर्चा हो गया। खर्चा का, इस एक्सपेंस का नाम क्या है, इस एक्सपेंस का नाम है रिपेयर। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर कितने का 2,500, रिपेयर अकाउंट डेबिट 2,500, और 2 कैश, हमने कैश में पे कर दिया, 2 कैश अकाउंट, तो 2,500, ठीक है। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,500, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो आज हमने जो डिस्कस किया है, वो हमने डिस्कस किया है कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, हाउ दे विल बी ट्रीटेड। इफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर देयर, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एसेट। इफ दे आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन इट विल बी राइट सेपरेटली। तो ये आपके अलग से लिखे जाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं।
Anybody have any type of the problem? Please, you can ask. हाँ जी, ऐसी कोई भी नहीं प्रॉब्लम? हाँ जी, तो अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको शुरू करा रहा हूँ। इसमें बीच में लिस्ट्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे और आप लोग उनको खुद सोल्व भी कर सकते हैं, पर एक बार हम इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए इसमें कुछ पॉइंट और हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। फिर जो है ये आपके टॉपिक तो ख़त्म हो जाए, प्रैक्टिस बचेंगे, प्रैक्टिस फिर 2-3 दिन और करते रहेंगे। तो कहता है कि स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, ये पेज नंबर 9.38 पे है। ठीक है, तो पेज नंबर जो 9.38 इसमें निकालो तो स्पेशल एंट्री रिलेटेड टू गुड्स, ये माल से संबंधित कुछ एंट्रीज हैं, हम उनकी बातें करेंगे। तो उनकी बातें करेंगे तो वो देखो मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ आज। फिर उसके बाद में हम मंडे से 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो है जनरल एंट्रीज को हम और डिस्कस करेंगे। उसके बाद में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला कहता है कि ड्राइंग इन गुड्स। पहला आपका जो पॉइंट है ड्राइंग्स इन गुड्स। आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो गुड्स में की जाती हैं, तो उसकी एंट्रीज क्या होंगी? अब पहले बात तो ये कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राइंग। तो ड्राइंग का जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वैकेब्स के अंदर आपके अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, तब उन्होंने बताया था कि ड्राइंग मीन्स विड्रॉल ऑफ गुड्स सर्विसेज और मनी फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द ऑनर, कि ऑनर के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई माल निकाल दें, कोई सर्विस ले लें या पैसा निकाल लें, तो वो ड्राइंग्स कहलाती हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार से मान लो कि इफ़ यू आर रनिंग द बिजनेस ऑफ क्लॉथ्स एंड इन योर हाउस यू रिक्वायर्स 1 पैंट शर्ट, then you will never purchase it from the market, certainly you will take it from your own shop। आप अपनी दुकान से वो जो पैंट शर्ट लेंगे, तो पैंट शर्ट अपनी दुकान से लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव मेड द ड्राइंग बिकॉज यू आर टेकिंग इट फॉर ए पर्सनल यूज, इट मीन्स यू हैव मेड द ड्राइंग। आपने ड्राइंग तो कर ली, इसमें कोई शक नहीं है, ड्राइंग कर ली क्यों, पर्सनल यूज के लिए है, पर किस प्रकार से की, यू हैव मेड इन गुड्स, आपने कपड़ा बिजनेस से निकाला है, तो ये आपको कह रहा है कि ड्राइंग्स मेड इन गुड्स। ठीक है, अब जब आपने पैसा निकाला था बिजनेस से, तब आपने क्या एंट्री की थी? तब आपने एंट्री ये की थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने ये एंट्री की थी। मान लो ये 10,000 की होती, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश आपने ये एंट्री कर दी। ठीक है, ये तो कैश की थी। अगर ये कहता है कि नहीं, उसने 10,000 रुपये का कपड़ा निकाल लिया, उसने 10,000 रुपये का ड्राइंग में जो कपड़ा निकाल लिया, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये हमारी एक दुकान है, सपोज वी आर डीलिंग इन द क्लॉथ्स, हमने जो है वो जो बाहर से हम कपड़ा लेके आते हैं वो उसकी कॉस्ट कुछ और होती है। मान लो कि वो कपड़ा हम लेके आते हैं 200 रुपीज़ पर मीटर, 200 रुपये पर मीटर के हिसाब से उसको खरीदा बाहर से लेके। नाउ वी आर सेलिंग दिस क्लॉथ एट 300 पर मीटर, हम इसको 300 रुपये पर मीटर के हिसाब से बेचेंगे, तभी तो प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, अब हमने जो कपड़ा था उसकी कॉस्ट थी 200, तो ये तो होगी कॉस्ट प्राइस, सीपी हो गया, और ये उसका हो गया एसपी, ये सेलिंग प्राइस हो गया। व्हेन द बिजनेसमैन विड्रॉ द गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, विच रेट्स टू बी अप्लाइड, 200 रुपीज़ पर मीटर और 300 रुपीज़ पर मीटर। आप अपनी दुकान में से अगर कपड़ा निकालोगे तो आप खुद सोच के देखो कि आप उस कपड़े के रेट 200 रुपये मीटर लगाओगे, 300 रुपये मीटर लगाओगे, तो नेचुरली आप ये कहेंगे कि भैया 200 रुपये मीटर लगाएंगे हम तो। ठीक है, तो 200 रुपये मीटर लगाएंगे, तो अब 200 रुपये मीटर के हिसाब से लगाएं, तो फिर ये हुआ कि माल तो आपका बिका नहीं, आपने तो परचेज जो है वो जो परचेज जिस कॉस्ट पे किया था उसी कॉस्ट पे आपने आगे दे दिया, तो यानी आपने माल तो जो खरीदा ही नहीं, मतलब बेचा ही नहीं, एक प्रकार से नहीं बेचा, तो यहाँ पर आपका जो है प्रॉफिट तो नहीं दिखेगा। अब आपके कंपनी में जो मैनेजर है वो कहेगा जी ऐसा है, आप ये कहोगे भाई देखो मेरे को जो है टोटल जितना भी सेल होती है उस पर मेरे को चाहिए 30% प्रॉफिट। अब आपने जो है कंपनी ने बेच दिया 10 लाख का माल,
तो आपने कहा 30% के हिसाब से जो है मेरे को 3 लाख का प्रॉफिट चाहिए था। पर मैनेजर ने कहा कि जो ऐसा है कि आपके घर में शादी थी तो 1 लाख रुपए का माल तो आपने निकाल ही लिया था, तो निकाले उसमें प्रॉफिट थोड़ा ही मिल पाएगा, उस पर तो कम हो जाएगा। तो इसका लिए ये हुआ कि अगर हम माल पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो हमने जितनी परचेज की थी उस परचेज कम कर देंगे, उस परचेज को हम कम दिखा देंगे। फिर मैनेजर को कहेंगे कि भैया अब देखो पहले हमने 10 लाख का माल खरीदा था, ठीक है, 10 लाख का माल पे 30% आपको चाहिए था, यानी आपको 3 लाख रुपये प्रॉफिट चाहिए था हमारे को। अब हमने 1 लाख का माल ले लिया, 9 लाख बचा, तो आपको अब हमारे को जो 2,70,000 प्रॉफिट चाहिए। तो मैनेजर कहा हाँ अब बात सही है। इसका ये हुआ कि हम परचेज को कम कर दें, परचेज को कम कर दें। तो फिर हमें आप याद करो जब हम माल खरीदते थे तो एक एंट्री हम जो यूज़ करते थे वो हमने एंट्री क्या की थी, जब हमने माल खरीदा था तब हमने बोला था कि परचेजिज अकाउंट डेबिट, परचेजिज अकाउंट डेबिट, मान लो 1 लाख का हमने माल खरीदा था, और 2 कैश अकाउंट, हमने 1 लाख कैश एंट्री की थी। अब कहता है कि इसमें से हमने 50,000 रुपये का माल, 50,000 का माल जो पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो इस परचेज को कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो परचेज कम कैसे हो, अब हम 1 लाख में 50 तो घटा के यहाँ तो कम कर नहीं सकते, ये तो फिर एंट्री गलत हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, परचेज जहाँ डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे, फिर अकाउंट में हमेशा किसी चीज़ को लेस करना तो उल्टी एंट्री कर देंगे, किसी को जोड़ना होता है तो उसी साइड में एंट्री कर देंगे। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर करोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 50,000 और 2 परचेजेज, 2 परचेजेज अकाउंट 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखो परचेज डेबिट था, यहाँ पर परचेज क्रेडिट कर दिया, तो नेचुरली 1 लाख का रिवर्स हो गया 50,000, तो आपकी परचेज तो 50 की बची, तो यहाँ पर आपकी परचेज क्रेडिट हो गई। पर एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक ये बोला था कि परचेज हैज़ ऑलवेज ए डेबिट बैलेंस, परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, मैंने ये बार बार बोला। तो पर आप कहोगे जी आपने पहले तो ये बोला कि परचेज हमेशा डेबिट है, यू शुड मेड द डेबिट टू परचेज एवरी टाइम, बट नाउ यू आर मेकिंग क्रेडिट टू परचेज दिस टाइम, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो ये आपकी स्पेशल एंट्री है। अगर आपने गुड्स जो है वो किसी पर्पज़ के लिए यूज़ की तो वो वहाँ पर परचेज हम कम कर देंगे। तो इस केस में कि आपका जब आपके गुड्स से जो है वो यूज़ कर ली जाती है किसी चीज़ में, चाहे ड्राइंग में कर ले चाहे बिजनेस में कर ले, आगे एंट्री जाएंगी, तो वहाँ पर परचेज आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आप गुड्स जो है वो अगर ड्राइंग में यूज़ करते तो आपकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है जी। दूसरी आपकी एंट्री है गुड्स गिवन एज चैरिटी, जो है आपने माल जो दान में दे दिया, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आपके ऑफिस में कोई आ जाते हैं, मंदिर वाले आ गए, मस्जिद वाले आ गए, कोई भी आ गए मांगने के लिए कि जी हमारे को कुछ दान करो। अब आपने कहा भी ठीक है लो 100 रुपये की पर्ची काट दो, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपके फर्नीचर का बिजनेस है, हमें 4 कुर्सियाँ दे दो। अब 4 कुर्सियाँ दे दें, अब इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स ले गए, वो तो गुड्स ले गए तो हम तो एट कॉस्ट मानेंगे, एट कॉस्ट माने तो क्या करेंगे, परचेज को कम करेंगे, परचेज को कम करेंगे तो खर्चा तो हो ही गया आपका, चैरिटी आपका खर्चा हो गया। दान आप यूँ कहते हो कि घरों में तो मान लेंगे कोई बात नहीं, दान क्या क्या खर्चा है, पर हम बिजनेस में खर्चा मानते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट और 2 परचेजेस, चैरिटी अकाउंट डेबिट 2 परचेजेस। मान लो आपने इनको जो है कुर्सियाँ दे दी थी, उनकी कीमत थी 5,100, ठीक है। तो यहाँ पर चैरिटी अकाउंट डेबिट 2 परचेजेस, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हर जगह आप देखोगे कि जहाँ पर भी गुड्स आएंगे ना वहाँ पर परचेज आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने गुड्स जो सैंपल के रूप में बांट दी। अब सैंपल के रूप में गुड्स से हम बांटते हैं, आपने देखा कई बार जो है जानबूझ के आपके घरों के अंदर छोटे छोटे पाउच दे जाते हैं, वॉशिंग पाउडर का दे दिया या किसी और चीज़ का दे दिया,
इसी प्रकार जैसे कि आपके बुक सेलर हैं, वो टीचर्स को किताबें सैंपल के रूप में दे के जाते हैं, तो वो क्या है, ताकि उनकी सेल बढ़े। तो सेल बढ़े तो अगर आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल है, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स जो है वो फ्री सैंपल के रूप में बांटी गई, तो क्या होगा, तो फ्री सैंपल आपका खर्चा है, फ्री सैंपल जो है आपका खर्चा है। तो आप उस खर्चे को किस लिए करते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए। तो आप उस खर्चे को दिखाओगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और टू परचेजेस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मान लो आपने ये 2000 का जो है वो सैंपल बांटे थे, तो आप यहाँ पर एंट्री करोगे पर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 2000, नीचे नरेशन लिख दोगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, ठीक है जी। उसके बाद में आपका है कि लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और बाय फायर। ये आपका गोदाम है, अब गोदाम में आपका जो है माल चोरी हो गया, या आपके वहाँ पर गोदाम में आग लग गई, तो आग लग गई तो चोरी हो गया या आग लग गई, तो आप सेलिंग प्राइस पे तो उसको लोगे नहीं, नेचुरली उसको जो है आप कॉस्ट प्राइस पे लोगे। तो फिर क्या करोगे, उस हालत में भी आपकी गुड्स इफेक्ट हुई हैं, तो उस हालत में भी आपकी क्या एंट्री होगी, क्योंकि चोरी हो गई तो भी आपको लॉस हो गया। तो आप क्या करोगे, जब चोरी हो गई तो उस हालत में आप लिखोगे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर आग लग गई तो आप क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर डेबिट, ठीक है, और टू परचेजेस, टू परचेज अकाउंट। मान लो कि लॉस बाय थेफ्ट हो गया था, वो आपका हो गया था 20,000 का, लॉस बाय फायर 10,000, तो टोटल लॉस आपका हो गया 30,000 का। तो आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो यहाँ पर भी आपका माल जो है वो भी कम हो गया, क्योंकि आप इसको कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, तो ये आपका माल है, यहाँ पर हम इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। अब एक मैटर और आ गया कि आप लोग कहते हैं जी ऐसा है कि जब हमारा लॉस बाय थेफ्ट हुआ या लॉस बाय फायर हुआ, तो जी हमने अगर बीमा करवा रखा हो तो क्या करें। ये बात तो आपकी सही है कि बीमा करवा रखा तो हम क्या करेंगे। तो लॉस बाय थेफ्ट है या लॉस बाय फायर है, तो उस हालत में आप, थैंक यू सर, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर है तो आपने उसका बीमा करवा रखा था, तो फिर आप उसकी एंट्री क्या करेंगे। तो उसकी एंट्री आप करेंगे कि एक पहले एंट्री तो ये करेंगे ही, जो आपने कर रखी है तो करेंगे ही। उसके बाद में आपने बीमा करवा रखा है, बीमा करवा रखा, आप सीधा कंपनी, बीमा कंपनी को पकड़ोगे। आप तो ये कहते हैं कि हमने बीमा करवा रखा था, भैया बीमा सारी चीज़ों का बीमा होगा, पूरे पैसे दो। तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, और टू लॉस बाय फायर, अगर मान लो उसका बीमा करवा रखा है, और मान लो कि आपका लॉस बाय फायर जो है ये मैं 40,000 कर लेता हूँ या 50 कर लेता हूँ, 50,000 कर लेता हूँ। तो आपका जो लॉस बाय फायर था इसका हमने बीमा करवा रखा है, ये हमने 50,000 का लॉस होगा, तो हम पहली एंट्री ये कर देंगे कि 50,000 से बीमा कंपनी को डेबिट कर देंगे। तो आपने पहले यहाँ पर एंट्री की थी लॉस बाय थेफ्ट 20, लॉस बाय फायर ये आपका 50 का ही था, ठीक है, और टू परचेज एंट्री कर दी। अब हमारा इस पे लॉस बाय फायर का हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो हम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 50,000, ये आपके पास में हो जाएगा लॉस बाय फायर 50,000, ठीक है। अब जो है हमने किया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय 50,000। अब कंपनी जरूरी थोड़ी सारे पैसे दे दे, कंपनी भी ये कही नहीं भैया ये पैसे नहीं देंगे, आपकी गलती थी, वो पैसे नहीं देंगे क्योंकि आपकी गलती थी। तो मान लो कंपनी इसमें से कहती है कि 50% दे देंगे, 50% नहीं देंगे, ठीक है। तो 50% दे देंगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 25,000 आ गए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आपका 25,000 रुपये का लॉस हो गया, और टू इंश्योरेंस
कंपनी अकाउंट और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 50,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का डेबिट किया था 50 से, उसने 25 दे दिए। ठीक है, तो 25 दे दिए तो आपका जो इंश्योरेंस कंपनी तो हम 50 से पूरी करेंगे, बाहर करेंगे, क्योंकि बाकी पैसे इनकार कर दिया उसने। तो हमारी 3 एंट्री होंगी, पहले सिंपल एंट्री, फिर उसकी इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करने की एंट्री, और तीसरा फिर पैसा रिसीव करने की। ये 3 एंट्रीज हम लोग इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर इंश्योरेंस कर रखा है तो आपकी 3 एंट्री होगी, और इंश्योरेंस नहीं कर रखा तो आपकी जो सिर्फ एक ही एंट्री ये होगी। ठीक है जी, कोई और पॉइंट जो आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से आप पूछिए। भूमि, भूमि, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम? इश्यू आया है क्या? इश्यू, कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई टॉपिक नहीं पूछना चाह रहे आप? हाँ जी, और अमरेश, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आज हम इतना करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से जो है अभी